हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग न्यूटन्स कूलिंग लॉ के बारे में पढ़ेंगे, जो कि इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक भी है और बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है। इसको हम लोग दो तरीके से समझेंगे। पहला, बाय एक्सपेरिमेंट कि जो एक्सपेरिमेंट किया गया था उसमें न्यूटन्स कूलिंग लॉ को कैसे समझा जा रहा था, और बाद में इसका एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी निकाला गया था, उसको भी हम लोग करके देखेंगे कि बाय मैथमेटिकली हमारा जो न्यूटन्स का जो एक्सपेरिमेंट था वो कैसे सक्सेसफुल हुआ। तो न्यूटन कूलिंग लॉ होता क्या है? न्यूटन कूलिंग लॉ होता है कि अगर कोई दो सरफेस है और दोनों का टेम्परेचर अगर अलग अलग है, तो जिसका हायर टेम्परेचर है और जिसका लोअर टेम्परेचर है, मतलब हायर टेम्परेचर वाले के पास में ज़्यादा हीट होगा और लोअर टेम्परेचर के पास में कम हीट होगा। अब वो हीट जो है वो रेडिएट होगा। ये किसी भी फॉर्म में हो सकता है, रेडिएट भी हो सकता है, कंडक्शन के फॉर्म में भी जा सकता है और कन्वेक्शन के फॉर्म में भी जा सकता है। पर जो हीट ट्रांसफर हो रहा है उसके कारण टेम्परेचर में चेंज आता है जो आपका हायर टेम्परेचर वाला सरफेस है। तो वो जो टेम्परेचर में डिफरेंस आ रहा है उसका हम अगर टाइम के हिसाब से देखें कि विथ रिस्पेक्ट टू टाइम के हिसाब से देखें कि कितना हीट ट्रांसफर हो जा रहा है और वो कितना समय में हीट ट्रांसफर हो रहा है, वो ट्रांसफर होने से कितना टेम्परेचर में डिफरेंस आ रहा है, तो इस टेम्परेचर डिफरेंस को हम बोलते हैं न्यूटन्स कूलिंग लॉ। मतलब वो कितना कूल डाउन हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर और टेम्परेचर के बाद विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब कितना टेम्परेचर में डिफरेंस आया, जो हीट ट्रांसफर हुआ और कितना समय उसको लगा। ठीक है, तो समय तो हम ऐसे नहीं कर सकते हैं। समय का क्या करेंगे हम लोग कि उसको पर यूनिट टाइम के हिसाब से देख लेंगे। चलिए एक्सपेरिमेंट सेटअप पहले बैठाते हैं और उसके बाद में फिर हम लोग उसको एक्सपेरिमेंटली भी करके देख लेंगे। बहुत सिंपल सा है। तो आज का हमारा टॉपिक है न्यूटन्स कूलिंग लो। तो करना क्या है, इसके लिए हम एक कैलोरी मीटर ले लेते हैं सबसे पहले। दिस इज अवर कैलोरी मीटर और इसको ऊपर से ऐसे पैक कर देंगे। इस पे दो होल बनाएंगे, ठीक है, और पहला बनाएंगे इस पे थर्मोमीटर डाल देंगे इस होल पे। दिस इज थर्मोमीटर और यहां पास में एक स्टिरर लगा देंगे, जिससे क्या करेगा, इसका जो भी टेम्परेचर होगा इसके अंदर में, तो इसके अंदर में टेम्परेचर डालने के लिए क्या रखा जाएगा, तो इसके अंदर पहले हम लोग हॉट वाटर डाल देते हैं, गर्म पानी डाल देते हैं। दिस इज अवर हॉट वाटर, ठीक है। अब इस हॉट वाटर का टेम्परेचर को हम नोट कर सकते हैं। स्टिरर से इस पूरे लिक्विड के सरफेस पे अच्छे से हम टेम्परेचर को फैला सकते हैं, मतलब जो भी इसका हीट होगा उसको अच्छे से पूरे सरफेस पे फैला देते हैं। अब ये सरफेस अच्छा से वो हीट को बाहर निकालने के लिए इसको हम कॉपर का बना देते हैं। तो इससे क्या होगा कि जो भी इसका वाटर का हीट होगा वो इससे बाहर अच्छे से निकल पाएगा, ठीक है। अब ये बाहर निकलेगा तो इसके लिए एक और कंटेनर बनाते हैं हम। दिस इज अवर सेकंड कंटेनर और इस कंटेनर को भी ऐसे पैक कर देते हैं यहां से और यहां से, और इस कंटेनर में भी एक थर्मामीटर लगा देते हैं इस टाइप से। दिस इज ऑल्सो ए थर्मामीटर, ठीक है। अब ये एरिया जो खाली एरिया है इसको भी हम पैक कर देते हैं कि इसमें बाहर से, ये जो यहां एरिया है इसमें बाहर से हीट नहीं आना चाहिए। ओके है, ठीक है। ये जो वॉल है इसको भी बाहर से इंसुलेट करने के लिए इसको हम डबल वॉल बनाते हैं, जिससे क्या होगा कि ये जो सरफेस दिख रहा है ये थोड़ा सा स्ट्रांग रहेगा और जिससे बाहर का हीट ये वाले जो सरफेस है इसके अंदर ना जाए। तो इसके अंदर क्या रखेंगे हम लोग, इसके अंदर फिर से हम लोग पानी डाल देते हैं, लिक्विड, और ये लिक्विड का जो टेम्परेचर है आप मान सकते हैं कि इसको आप टैप वाटर मान लीजिए कि टेम्परेचर आपका डाउन रहेगा। ये हॉट वाटर हो गया, इसको आप हॉट वाटर मान लीजिएगा, हॉट वाटर, ठीक है। ये आपका टैप वाटर हो गया। अब ये इंसुलेट हो चुका है बाहर से, तो अब क्या करना है अपने को, हमको ये देखना है कि ये कॉपर के कारण ये हीट, जो वाटर का हीट है इसके कारण ये बाहर निकलता होगा और ये हीट ये वाले वाटर से संपर्क बनाएगा, मतलब हीट ट्रांसफर करेगा, क्योंकि इसका टेम्परेचर डाउन है एज कंपेयर टू दिस वाले टेम्परेचर के मुकाबले। तो इसका टेम्परेचर आप मान सकते हैं T2 और इसका टेम्परेचर मान सकते हैं T1। तो देखिए इन दोनों में जो भी आपका टेम्परेचर में डिफरेंस आएगा वही हीट आपका ट्रांसफर हुआ होगा यहां से यहां, और ये कब तक होने वाला है, तब तक होगा जब तक कि ये बीच में इन दोनों के दोनों
इक्विलिब्रियम पोजीशन ना बना ले, मतलब दोनों के दोनों अपने टेम्परेचर को बराबर ना कर लें, तब तक ये हीट ट्रांसफर होगा। ओके है, ठीक है। अब जब इसको परफॉर्म किया गया था, इस ऑपरेशन को परफॉर्म किया गया था, तो इसका जो हमें ग्राफ मिला वो कैसा मिला उसको समझिए। वो ग्राफ आपको कुछ ऐसा मिला होगा। ये टेम्परेचर का डिफरेंस को आप डेल्टी मान लीजिएगा, और हर एक मिनट में टेम्परेचर को चेक कर रहे थे हम लोग। हर एक मिनट में टेम्परेचर को चेक करने से ग्राफ कुछ इस टाइप से दिखाई दिया। और स्टार्टिंग में आप देख सकते हैं कि पहले ये बहुत ही जल्दी जल्दी इसका टेम्परेचर डिफरेंस हो रहा था, फिर इसका टेम्परेचर का डिफरेंस जो है वो कम होना चालू हो गया। देखिए ये मैं पॉइंट्स बना दे रहा हूं अलग अलग एक एक मिनट का। तो जब इस पॉइंट्स को बनाएंगे तो देखिए इसका एक ट्रायंगल बनता है। यहाँ ये इस ट्रायंगल में ये जो एंगल देख रहे हैं, ये एंगल जैसे जैसे घटते जाता है, ये एंगल जैसे जैसे घटेगा वैसे वैसे टेम्परेचर का जो चेंज है वो भी घटेगा। तो एंगल इज डिक्रीजिंग, देन टेम्परेचर चेंज इज ऑल्सो डिक्रीजिंग। ठीक है, तो टेम्परेचर का चेंज भी डिक्रीज होना चालू होता है और ये फ्लो हमें मिलता है। तो स्टार्टिंग में दोनों का टेम्परेचर में काफी डिफरेंस था, तो हीट ट्रांसफर होना चालू हुआ। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, इसने कुछ टेम्परेचर को अपना मेंटेन करके रखा हुआ है, ठीक है, इसने हीट इसको दिया। अब धीरे धीरे टेम्परेचर जो हो रहा है वो चेंज होना चालू हुआ। चालू होते होते ये दोनों के दोनों एक इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ गए हैं अब। ठीक है, अब ये धीरे धीरे इक्विलिब्रियम कंडीशन में आते आते तो इसका जो ट्रांसफर है, दोनों के बीच का जो टेम्परेचर का जो डिफरेंस है वो कम होना चालू हो गया, क्योंकि जितना ज्यादा टेम्परेचर का डिफरेंस रहेगा उतनी जल्दी हीट फ्लो होगा, जितना कम डिफरेंस रहेगा उतना हीट कम फ्लो होगा। इसको आप एक और तरीके से भी समझ सकते हैं कि मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट बताता हूं। मान लीजिए कि आप एक ठंडा पानी और हल्का थोड़ा ठंडा पानी और एक हल्का गर्म पानी को आप फ्रीजर में डालिए और जमाने के लिए, और उसको 1 घंटे बाद या 1 घंटे बाद या आधा घंटे बाद आप अगर देखेंगे और उसी टेम्परेचर, उसके जो टेम्परेचर है पानी का, उसे फिर से चेक करिए आप थोड़ी देर बाद, तो जो आप गर्म डाले होंगे वो जल्दी ठंडा हो जाएगा, और जो आप हल्का कुनकुना पानी डाले होंगे, मतलब ठंडा पानी डाले होंगे हल्का, वो आपका लेट में और ठंडा होगा, मतलब उसका टेम्परेचर थोड़ा और लेट में डाउन होगा। तो जो टेम्परेचर का जो स्लोप है दोनों के बीच का, वो अगर ज्यादा हो जाए तो जल्दी कूल डाउन होता है, और अगर टेम्परेचर का डिफरेंस ऐसे कूल डाउन वाला जो दोनों का टेम्परेचर का जो डिफरेंस है वो कम हो तो वो लेट में डाउन होता है। तो देखिए टेम्परेचर जो है समय के साथ पहले बहुत ज्यादा डिफरेंस था तो जल्दी जल्दी कूल हुआ, फिर टेम्परेचर का डिफरेंस कम होते जा रहा है, और ये कूलिंग जो है वो आपका डाउन होते जा रहा है, मतलब कम होते जा रहा है। जो स्लोप है ये देख रहे हैं, और ये आपका लॉग के फॉर्म में आता है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, तो वो हमें मैथमेटिकल कैलकुलेशन में पता चल जाएगा अच्छे से। ठीक है, अब देखिए इसका टेम्परेचर यहां पास में है, और इसको एक और तरीके से बनाया जाता है। क्या करते हैं, इसको डबल वॉल वेसल बनाते हैं, और इसका टेम्परेचर और इसका टेम्परेचर को आप एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर से मिला सकते हैं चाहें तो। ठीक है, अलग अलग तरीके से एक्सपेरिमेंट किया जाता है। चाहें तो आप इसको एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर से मिला सकते हैं टैप वाटर को, तो ये टैप वाटर का जो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर है वो फिक्स्ड हो जाएगा, और इसका टेम्परेचर आप पहले से कुछ नोट कर सकते हैं। मान लीजिए 70 डिग्री सेल्सियस है या फिर 80 डिग्री सेल्सियस पे इसको रख दीजिए। अगर ये डबल वॉल वेसल नहीं बनाते हैं और इसको कांटेक्ट में लाते हैं तो ये क्या करेगा, एटमॉस्फेयर अपने इस वाटर को एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर के आसपास में रखेगा, अराउंड 22 डिग्री सेल्सियस या फिर एट 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास में रखेगा। ठीक है, एट रूम टेम्परेचर पे। जब इसको ये 20 डिग्री सेल्सियस पर रखेगा तो हमको ये पॉइंट फिक्स मिल चुका है। अब इसका टेम्परेचर ये डाउन होना चालू हो गया, और जैसे जैसे डाउन होगा तो ये अपना हीट इसको देगा। अब एटमॉस्फेयर हमारा काफी बड़ा है, तो ये क्या करेगा, ये अपने टेम्परेचर को राइज नहीं करने वाला, क्योंकि ये आजू बाजू के एटमॉस्फेयर को दे देगा। तो ये अपने आप को 20 डिग्री सेल्सियस पे ही मेंटेन करके रखने वाला है, और ये कंटिन्यूसली अपना हीट दे रहा है। तो इस तरीके से भी हम अपना टेम्परेचर, ये जो ग्राफ है, इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, दोनों में से आप जो चाहें उस टाइप से इसको कर सकते हैं। ओके है, ठीक है। तो ये था आपका न्यूटन कूलिंग लॉ। ठीक है, और इसी को बाय एक्सपेरिमेंटली जब किया गया था तो उसको देखते हैं कि इसको एक्सपेरिमेंटली कैसे किया है। ठीक है, इसमें आप दो चीज को ध्यान रखिएगा, ये T1 और ये एक आपका T2। T2 आपका हायर टेम्परेचर है, T1 आपका लोअर टेम्परेचर है। यहां से जो हीट ट्रांसफर हो रहा है उसे आप Q ले सकते हैं। ठीक है, और यहां से यहां जाने में जो समय लग रहा है उसे आप T ले सकते हैं। ओके है, ठीक है।
तो चलिए मैं इसको रफ कर देता हूँ। मैं ज़्यादा कुछ नहीं था इस डायग्राम में, और ज़्यादा कुछ नहीं था, जो था कंस्ट्रक्शन का पार्ट था और कैसे ये वर्क कर रहा है वो था। ठीक है, ठीक है। तो मैथमेटिकली इसको अब बना के देखते हैं। ओके, मैथमेटिकली चेक करते हैं। तो बहुत ही सिंपल सा चीज़ है। देखिए, हायर टेम्परेचर को हम मान लेते हैं, कुछ वैल्यूज मान लेते हैं। तो गिवन लिख लेते हैं सबसे पहले। चलिए, गिवन दैट, ठीक है। तो गिवन दैट में क्या क्या दिया हुआ है? हायर टेम्परेचर, हायर टेम्परेचर को T2 मान लीजिए, फिर लोअर टेम्परेचर को आप T1 मान लीजिएगा। फिर उसके बाद जो हीट का ट्रांसफर हो रहा है उसे आप हीट ट्रांसफर लिख लीजिए, हीट ट्रांसफर, या फिर बोल सकते हैं हीट का जो लॉस हो रहा है उसे आप dQ मान लीजिए। फिर कितना समय लग रहा होगा? तो dQ हीट ट्रांसफर होने में dt समय लगता है, तो टाइम मान लीजिएगा आप dt। तो इन सभी का एक वैल्यू निकल के आता है। वो वैल्यू क्या निकल के आता है? देखिए, नाउ तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, rate of flow of heat is directly proportional to the temperature difference। जो टेम्परेचर डिफरेंस है वही होने वाला है। जो भी टेम्परेचर का डिफरेंस आ रहा है वो रेट ऑफ जो टेम्परेचर आपका जो हीट है उसके फ्लो के कारण ही आ रहा होगा, और उसको कुछ समय लग रहा होगा। तो अगर इसको मैं रेट ऑफ फ्लो को dQ अपॉन dt ले लेता हूं, dQ ट्रांसफर हो रहा है dt समय में, तो इसको आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी T2 माइनस T1 कर सकते हैं। ठीक है, टेम्परेचर का डिफरेंस। इस प्रोपोर्शनलिटी सिंबल को हटाने से हमें एक कांस्टेंट वैल्यू निकल के आती है, तो इसको आप K से डिनोट कर सकते हैं। और ये K आपका नेचर, मतलब किस जगह में किया जा रहा है वो, और इसका जो साइज है, मतलब कितना आपका इसका साइज लिया जा रहा है वो, मतलब जो भी कांस्टेंट वैल्यू है। अभी आप कुछ स्पेसिफिक कंटेनर लेंगे ना, तो उसका कुछ ना कुछ एरिया तो होगा, तो वो एक कांस्टेंट वैल्यू निकल के आता है वो, प्लस किस जगह में उसको परफॉर्म किया जा रहा है वो, तो दोनों मिला के आपको कांस्टेंट वैल्यू उस तरीके से निकलेगा। ठीक है, ठीक है। इसको आप एक इक्वेशन नंबर 1 दे सकते हैं। ठीक है, फिर देखिए, ये जो dQ अपॉन dt है, इसको एक और तरीका है निकालने का, स्पेसिफिक हीट, मतलब कितना हीट ट्रांसफर होगा। ठीक है, तो उसको समझिए। अगेन में क्या करना है अपने को, कि जो आपका स्पेसिफिक हीट वाला एक फॉर्मूला है उसको यूज करना है। अगर आपको ये स्पेसिफिक हीट वाला नहीं बनता है तो आप उसको मेरे स्पेसिफिक हीट की वीडियोस देख सकते हैं। बहुत सिंपल सा है। जो हीट ट्रांसफर होता है उसको हम मास प्लस स्पेसिफिक हीट प्लस टेम्परेचर से डिनोट करते हैं, MST के फॉर्म में। ठीक है, अगर मैं ये TQ को DQ के फॉर्म में चेंज कर दूं, मतलब चेंज कितना हीट ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है, और इस T को dt कर देता हूं, तो इतना टेम्परेचर में डिफरेंस आएगा। इतने मास में इतना स्पेसिफिक हीट लेके इतना टेम्परेचर में डिफरेंस आएगा जब इतना हीट ट्रांसफर होगा। ठीक है, और इसको अगर मैं रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट के फॉर्म में अगर ले लूं, तो रेट ऑफ मतलब कि टाइम जोड़ देना है, तो इसको देखिए dt, और ये आएगा ms dt अपॉन स्मॉल dt। ओके है, ठीक है। ये आपका इक्वेशन नंबर 2 ले सकते हैं। ये dQ बाई dt को अगर आप यहां पुट कर दे इक्वेशन नंबर 1 में, तो लिख लीजिए बाई इक्वेशन नंबर 1, और इस dQ को यहां पुट कर देंगे तो हमारा वैल्यू आएगा ms dt अपॉन dt, ये माइनस, और यहां आप लिख सकते हैं K T2 माइनस T1। ओके है, ठीक है। अब क्या करना है, इस वैल्यू को यहां उठा के रख दीजिए, और कुछ इंटरचेंज में कर रहा हूं, देखिए dt, ठीक है, अपॉन T2 माइनस T1, और इस dt को यहां ले जाता हूं मैं। ओके, K की वैल्यू को ऐसे ही रख दीजिए, इसको नीचे ले आइए, ms, और ये माइनस। ओके है, T2 माइनस T1 को आप नीचे ले आइए, dt को इधर ले जाइए, ms को नीचे ले आइए। ये वैल्यू भी आपको एक कांस्टेंट वैल्यू निकल के आने वाला है। इसको आप कुछ भी रख सकते हैं, बुक में कैपिटल K दिया हुआ है, तो आप चाहें तो इसको कैपिटल K रख सकते हैं। तो देखिए, इसको कैपिटल K में रख देता हूं,
और ये वैल्यू निकल के आएगा dt अपॉन T2 माइनस T1 और ये आएगा dt। ओके है। अब थोड़ा सा इसमें डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन वाला खेल आ गया मैथमेटिक्स का। देखिए dt और dt इसका सामने सामने है तो इसको इंटीग्रेट किया जाता है, ठीक है। अगर अपॉन में dt होता है, जैसे ये वाला अपॉन में dt है तो डिफरेंशिएशन किया जाता है। अगर इसको सामने सामने है तो इसको इंटीग्रेट किया जाता है। तो इसको इंटीग्रेट करेंगे हम लोग कि इंटीग्रेट मतलब कि कितना टेम्परेचर में डिफरेंस आ रहा है, तो वो सम करके पता चलता है। तो इंटीग्रेटिंग कर लीजिए। इंटीग्रेटिंग करेंगे तो क्या आएगा जी, ये लिमिट 1 अपॉन T2 माइनस T1 d ऑफ t और k कांस्टेंट है, बाहर निकाल लीजिए 1 अपॉन dt। ओके है, ठीक। 1 अपॉन T2 माइनस T1 का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है log ऑफ e एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ T2 माइनस T1। ओके है। देखिए यहां कुछ भी नहीं है तो 1 का इंटीग्रेशन जो भी इसका वैल्यू से t है तो t के साथ में उसका इंटीग्रेशन हो जाता है, तो वैल्यू आएगा t। ओके, ठीक। जब भी इंटीग्रेशन किया जाता है तो उसके साथ में एक कांस्टेंट वैल्यू भी ले लेते हैं हम लोग, तो इसको आप ले लीजिएगा प्लस c। ओके है, ठीक। अब देखिए ये log e है T2 माइनस T1, हमको चाहिए क्या, इसका टेम्परेचर जो आपका T2 निकाल रहे थे हायर टेम्परेचर, वो अपने टेम्परेचर को लॉस कर रहा था, तो हमें T2 चाहिए, तो इसके लिए log e को उधर भेजना पड़ेगा, ठीक है। तो थोड़ा सा जगह बना लेते हैं इधर। तो इस log e को जब इधर भेजेंगे तो हमारा वैल्यू आएगा T2 माइनस T1 और log e इधर जाएगा तो ये बनेगा एक्सपोनेंशियल ऑफ KT प्लस KC ले सकते हैं हम। ओके है, एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में। अब ये प्लस है, बेस सेम है, तो इसको e ऑफ k ऑफ t ले लीजिए, ठीक है। और इसको ले सकते हैं आप, कुछ छूट तो नहीं रहा है, e ऑफ k ऑफ t, ये माइनस छूट रहा है, k ऑफ माइनस ms, तो ये माइनस आपका यहां पास में रहने वाला है, मतलब ये -1 रहने वाला है। इसका मतलब है कि ये माइनस यहां रहने वाला है, इसका मतलब है कि ये भी माइनस में रहेगा और ये भी आपका माइनस में रहेगा। तो ये माइनस ऑफ k ऑफ t है और ये डॉट e टू द पावर माइनस k ऑफ ये, तो ये तो आपका कांस्टेंट वैल्यू है, तो इसको आप c मान सकते हैं और आएगा ये c, और इस वैल्यू को आप रख सकते हैं e टू द पावर माइनस k ऑफ t, ठीक है। और ये आएगा आपका T2 माइनस T1 और ये आएगा T2 माइनस T1। देखिए माइनस सिंबल बताता है कि एक्सपोनेंशियल जो हो रहा है वो ऐसे हो रहा है, कर्व नीचे की तरफ जा रहा है, मतलब डिक्रीजिंग में जा रहा है, ये माइनस ये बताता है। अगर पॉजिटिव होता तो कर्व ऐसे जाता, ठीक है। तो देखिए बहुत सिंपल सा है। तो T2 कितना निकल के आया, T1 प्लस C e टू द पावर माइनस k ऑफ t, और यही कर्व आपको कुछ ऐसा दिखाई देता है, कुछ ऐसा, ये देखिए इस टाइप से आपको कर्व मिलेगा। ओके है, बहुत ही सिंपल सा था, इसमें ज्यादा कुछ और नहीं है। इंटीग्रेशन किए, ये k को भूल गए थे हम लोग यहाँ पास, ये सॉरी माइनस को भूल गए थे, ये माइनस बहुत बड़ा रोल रखता है। अगर ये माइनस को भूल जाएंगे तो जो कर्व है ऐसा ना जाके कैसा दिख जाएगा, वो कुछ ऐसा बन जाएगा, और हम नहीं चाहते कि ये ऐसा बने, ठीक है। ये ऐसा डिक्रीज हो रहा है, अगर ऐसा हो तो टेम्परेचर राइज होना चालू हो जाएगा ना, मतलब T2 का टेम्परेचर राइज होना चालू हो जाएगा, पर एक्चुअल में हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर आपका हीट ट्रांसफर हो रहा है, तो टेम्परेचर डाउन होगा T2 का, इसलिए कर्व ऐसा दिखाएगा, ठीक है। तो ये गलत है, अगर आप माइनस भूल गए तो आपको ये प्रॉब्लम आ जाएगा। ओके, तो बहुत ही सिंपल सा डेरिवेशन था, आई होप आपको ये आप कर सकते हैं, और इसका मैंने PDF नोट्स भी बना दिया हूं, तो ये डेरिवेशन आपको उसमें भी मिल जाएगा। आप जब आप इस वीडियो को देख रहे हो तो आप खाली समझिए और लिखने की जरूरत नहीं है, आपको नोट्स में वो चीज़ मिल जाएगा। और आप चाहते हैं कि कंटिन्यू आप बनाते जाएं नोट्स, तो आप बना भी सकते हैं, पर पहले समझ लीजिएगा। ओके, ठीक है। तो इसके ऊपर एक क्वेश्चन बनाते हैं फटाक से, और फिर इस वीडियो को खत्म करेंगे, ठीक है। और इसी तरीके से हमारा चैप्टर भी खत्म हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो क्वेश्चन को समझते हैं। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, इसका मैं गिवन नहीं लिखा क्योंकि गिवन ज़्यादा बड़ा है इसका क्वेश्चन से। तो देखिए क्वेश्चन क्या बोलता है, ए पैन फिल्ड विथ हॉट फूड कूल फ्रॉम 94 डिग्री सेल्सियस टू 86 डिग्री सेल्सियस इन 2 मिनट्स,
मतलब कि आपका एक पैन है, उसमें आपने कुछ फूड को रखा हुआ है और उसका टेम्परेचर पहले 94 डिग्री सेल्सियस था और वो कूल होके 86 डिग्री तक चला गया विद इन 2 मिनट्स के अंदर, और वो पैन के आजू बाजू में जो रूम टेम्परेचर था वो था 20 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, फिर बोलता है कि हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू कूल फ्रॉम 71 टू 69 डिग्री सेल्सियस। तो कितना समय लेगा 71 डिग्री सेल्सियस से 69 डिग्री सेल्सियस तक जाने के लिए वो फूड जो है आपका। ठीक है, तो इसमें हम लोग जो न्यूटन कूलिंग का जो फॉर्मूला पढ़े थे उसी का यूज करना है, बहुत ही सिंपल सा है। ठीक है, तो इसमें एक चीज आप देखिएगा, ध्यान दीजिएगा सॉल्व करते टाइम पे, T2 टेम्परेचर आपको इन दोनों का एवरेज लेना पड़ेगा, क्योंकि जो T1 टेम्परेचर है जहां तक उसको जाना है वो कितना है, वो है आपका 20 डिग्री सेल्सियस। तो T2 टेम्परेचर जो है आपका, क्योंकि हमारे पास दो ही टेम्परेचर है, ठीक है, अब ये यहां से यहां तक कूल हुआ है तो वो उसी में कूल हो गया। ठीक है, जो उसका हायर टेम्परेचर था वहां से वो लोअर टेम्परेचर तक चला गया 2 मिनट के अंदर में। तो उसका एक एवरेज वैल्यू अगर लें तो हमें T2 टेम्परेचर मिल जाएगा। देखिए, तो T2 टेम्परेचर जो है वो 94 टू 86 डिग्री सेल्सियस का एवरेज लेंगे। तो एवरेज कितना आता है इसका, देखिए 94 प्लस 86 अपॉन 2, मतलब कि 180 के आसपास है, और ये आपका आएगा 90। तो T2 आपका आ गया 90 डिग्री सेल्सियस, T1 आया आपका 20 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ठीक है, इससे हम पहले एक इक्वेशन बना लेते हैं, बाद में फिर इसका भी निकाल के देखेंगे। ठीक है, तो हमारे पास में जो फॉर्मूला है वो क्या है, नाउ फॉर्मूला हमारा बोलता है dt, जो टेम्परेचर में जो चेंज आया है, डिवाइड बाय कितना टाइम लिया है, तो ये dt समय लिया है k माइनस में, ठीक है, और टेम्परेचर में डिफरेंस T2 माइनस T1, ये हमारा फॉर्मूला है। ठीक है, माइनस की को वैसे ही रहने दीजिए, टेम्परेचर में डिफरेंस मतलब 90 माइनस 20, टेम्परेचर में जो चेंज आया है वो कितना आया है 94 से 86, और कितने समय में आया है, 2 मिनट में आया है। कितना आया है, 2 मिनट्स के अंदर आया है। ठीक है, तो इसको अगर निकालेंगे तो ये 8 आएगा, ये आएगा 2, ये आएगा माइनस के, और ये आएगा आपका 70। तो माइनस के की वैल्यू कितनी आ रही है आपकी, माइनस के की वैल्यू आ रही है 8/2 इंटू 70। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 दे सकते हैं, इसका हमको जरूरत पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, अब समझिए 71 से 69 डिग्री सेल्सियस तक जा रहा है, तो इसमें भी T2 T2 का खेल खेल लेते हैं। तो यहां पास में जो T2 आएगा 71 प्लस 69 डिवाइड बाई 2, एवरेज निकालेंगे तो ये 140 डिवाइड बाई 2 आएगा 70 डिग्री। ठीक है, T1 आपका 20 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, ठीक है, टाइम हमको नहीं दिया है और यही तो निकालना है, हाउ लॉन्ग। ओके है, ठीक, और डेल टी कितना निकल के आ रहा है 71 माइनस 69, मतलब कि 2 डिग्री सेल्सियस का चेंज आया। यहां पास में 8 डिग्री सेल्सियस आया था, यहां पास में 2 डिग्री सेल्सियस का चेंज आया। फॉर्मूला सेम रहने वाला है, dt अपॉन dt इक्वल टू माइनस के T2 माइनस T1। तो डेल टी कितना है 2 डिग्री सेल्सियस, dt हमको निकालना है, माइनस के की वैल्यू हम यहां से उठा के यहां रख देते हैं, तो कितना है 8/2 इंटू 70, 8/2 इंटू 70। टेम्परेचर में डिफरेंस कितना आया है 70 माइनस 20 डिग्री सेल्सियस। ओके है, ठीक, तो 2 डिग्री सेल्सियस डिवाइड बाई dt, 8 इंटू 2 इंटू 70 इंटू 50, 0 0 कैंसल, 2 1 जा, 2 4 जा, इधर का 2 1 जा और 2 2 जा, तो 1/dt इक्वल टू 2 इंटू 5, 0 हट गया है, अपॉन 7। ओके है, इसको जस्ट फ्लिप कर दीजिए, उल्टा कर दीजिए, तो ये dt आपका समय निकालना है 7/2 इंटू 5, तो आएगा 7/10 dt। तो इसका पॉइंट निकालेंगे तो आएगा dt इक्वल टू 0.7 मिनट। तो 0.7 मिनट्स को लगेगा टेम्परेचर को कूल डाउन होने के लिए, कहाँ से 71 से 69 डिग्री सेल्सियस तक, मतलब 2 डिग्री का जो टेम्परेचर का चेंज आ रहा है। अगर आप इसको सेकंड में करना चाहते हैं तो 0.7 इंटू 60, मिनट को सेकंड में करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 6 जा 42, और ये 0 और एक पॉइंट लगा देंगे तो ये, तो 42 सेकेंड हमारा आंसर आ जाएगा। ओके है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, ज़्यादा कुछ नहीं था इसमें।
ठीक, तो इसी तरीके से आप और भी क्वेश्चंस बनाइए, रेफरेंस बुक उठाइए, एनसीईआरटी से उठाइए और बना के देखिए। अगर नहीं बनेगा तो कमेंट सेक्शन में आप इसको जरूर पूछ सकते हैं, पर जरूर एक बार ट्राई करिएगा। ये एक छोटा सा फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूले में ऊपर नीचे करना है बस, और आपका क्वेश्चन बनाना है। ठीक है, जितना ज़्यादा क्वेश्चन बनाएंगे उतना ज़्यादा आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आएगा। थ्योरेटिकली समझना एक अलग बात होता है, पर जब हम न्यूमेरिकल्स को बनाते हैं तो हम प्रैक्टिकली उसे समझते हैं। प्रैक्टिकली समझने का ऐसा नहीं है कि प्रैक्टिकली करके देखा जाए, उसे आप न्यूमेरिकली जब समझेंगे तो वो आपको आइडिया देता है कि हम प्रैक्टिकली अगर करेंगे तो मतलब एक एप्लीकेशन हमको दे देता है ना। क्वेश्चन जो भी होता है वो क्या होता है, वो एक एप्लीकेशन होता है, और उस एप्लीकेशन से हमें एक वैल्यू निकल के आता है न्यूमेरिकली, और उसे प्रैक्टिकली चेक करके देखते हैं कि फिर वो वैल्यू उससे मैच करता है कि नहीं। ठीक है, तो जितना ज़्यादा क्वेश्चन बनाएंगे उतना ज़्यादा आपको इस टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग अच्छे से हो जाएगी। ठीक है, तो इस वीडियो को अब यहीं क्लोज करते हैं। अगर आपको कोई डाउट आएगा तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर पूछिएगा। ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और हमारे चैनल से आप अगर अभी तक नहीं जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस वीडियो। आपका दिन शुभ रहे।